चलो देखो, बजट जैसे ही पहली बार बजट की बात आती है तो पहले आपको पता होनी चाहिए बजट का मतलब क्या है। देखो हमारी सरकार को एक चीज बोली गई है, दिख रहा है, पेन चेंज करूं, बैकग्राउंड ये ठीक लगता है, ये दिख रहा है अब, ठीक है। तो बजट में हम लोग एक तरीके से सिंपल चीजें जानते हैं। हमारी गवर्नमेंट के पास एक राइट दिया गया है आर्टिकल 112 के अकॉर्डिंग। हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 112। इस आर्टिकल में बोला गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब हमारे आर्टिकल 112 में ना कहीं भी बजट का नाम मेंशन नहीं है। उसमें बोला गया है कि हमारी सरकार हर साल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालेगी और उसके बेस पे ही हमारा एक तरीके से एक बजट रेडी होगा। तो बजट में डिवीजन के लिए हम लोग उसे दो पार्ट में भी डिवाइड करते हैं, एक होता है रेवेन्यू बजट और दूसरा होता है एक्सपेंडिचर बजट। साथ में एक और चीज होता है कैपिटल बजट, ठीक है। देखो रेवेन्यू बजट का मतलब वो होता है जो भी चीजें शॉर्ट टर्म के लिए हो, मतलब लगभग अप टू 1 ईयर के लिए। और रेवेन्यू में या तो सरकार को कुछ गेन हो सकता है या सरकार का एक्सपेंडिचर होता है, या तो सरकार रेवेन्यू रिसीप्ट की या सरकार को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ। सेम ऐसे ही कैपिटल रिसीप्ट या एक्सपेंडिचर। रिसीप्ट का मतलब आप लोग समझते हो, कोई भी चीज हमें मिली, तो जो भी चीजें शॉर्ट टर्म के लिए हैं और साथ में एक और चीज रेवेन्यू में होती है, इससे ना तो सरकार की एसेट क्रिएट होती है ना सरकार की लायबिलिटी कम होती है। मतलब सरकार ने जो लोन लिया था वो लोन चुका नहीं है और ना ही ऐसा हुआ है कि सरकार कोई एसेट बन गई हो, एसेट्स भी नहीं बनी है। जैसे इसका एग्जांपल सैलरी, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसकी जो सैलरी सरकार देती है ना तो उस सैलरी से एसेट क्रिएट होती है, ना ऐसा हुआ कि सरकार का जो पैसा था, कर्ज जो लिया था वो कम हो गया हो, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं होता। और जैसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, मान लो सरकार ने हाईवे बनाया, तो हाईवे बनाने से सरकार को कुछ ना कुछ फायदा होगा, टोल टैक्स मिलेगा ना इस पे। तो ये हाईवे जो है वो सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, एसेट आप लोगों को मिलती है और साथ में या आप लोगों की लायबिलिटी कम होगी, दोनों में से कुछ ना कुछ एक कम होगा। लेकिन रेवेन्यू में ऐसा कुछ नहीं होता, समझ आया आप लोगों को। तो रेवेन्यू और रिसीप्ट का मतलब हम लोगों को आया है, तो सरकार ने मान लो टैक्स से कोई चीज मिली, जो भी हम टैक्स देते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, वो सारा सरकार को मिला, तो ये रेवेन्यू रिसीप्ट में आएगा। एक्सपेंडिचर में वही जो सैलरी, पेंशन, ये सब एक्सपेंडिचर में आते हैं, ठीक है। ऐसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीप्ट भी सरकार के पास हो सकता है। मान लो सरकार ने एक बिल्डिंग खरीद ली, तो वो सरकार का क्या है, कैपिटल रिसीप्ट, और सरकार ने जो बिल्डिंग खरीदी वो सरकार की इनकम में आएगा। लेकिन हाँ, एक्सपेंडिचर में वो सारी चीजें हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए और साथ में जिससे सरकार को ना तो एसेट बनता है ना लायबिलिटी कम होती है। सिंपल लॉजिक, बस इतना याद रखना। जैसे मैंने बताया, सैलरी सरकार जो देती है ना, उससे ना तो ऐसा होता है कि कोई नई एसेट क्रिएट हुई, ना ऐसा हुआ कि सरकार का कर्ज चुक गया हो। बिल्कुल, ये सारी चीजें उसी रिसीप्ट का है। मतलब रेवेन्यू में आपको कुछ फायदा नहीं होता, एक तरीके से सिंपल बात में कहें, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। अब जैसे टैक्स मिल गया तो सरकार को रेवेन्यू रिसीप्ट हो गया, लेकिन ना तो इससे एसेट क्रिएट हुई ना लायबिलिटी कम हुई, बस सरकार को मिल गया या फिर चला जाएगा। ऐसे डिफेंस पे जो एक्सपेंडिचर होता है वो भी इधर ही होता है।
और कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा करना चाहिए। उसका फ़ायदा क्या होता है, लॉन्ग टर्म में सरकार को बेनिफिट होता है। जैसे हमने देखा बिल्डिंग खरीदी, अब वो जो बिल्डिंग खरीदी उसका सरकार यूज़ कर सकती है ना किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी काम के लिए, या सरकार ने अपना जो लोन था वो भी एक तरीके से दे दिया। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, समझ आए। और हमारे देश में हर साल ईच ईयर बजट पेश किया जाता है। अब हमारे देश में क्या होता है, 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है। तो सरकार ने बिल्कुल फिक्स कर रखा है 1 फरवरी को बजट पेश होगा। हाँ, उस टाइम तो अलग होता है नॉर्मली। और मान लो इलेक्शन ही जुलाई में हुए तो फिर इंटरिम बजट आएगा, वो अलग कंडीशन हो जाती है। इंटरिम बजट ये हम नॉर्मल टाइम में एक तरीके से देख रहे हैं। और अगर नॉर्मल टाइम नहीं है तो इंटरिम बजट सरकार लेके आएगी, वो कभी भी ला सकती है। मान लो मोदी सरकार जून जुलाई में जीत के आई, अब भाई उनके पास पहले तो ऑप्शन नहीं था क्योंकि वो जीते नहीं थे, इसलिए बजट भी नहीं ला सकते थे। तो वो लोग क्या करेंगे, 6 महीने का इंटरिम बजट ले आएंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा मोदी सरकार जब आई तब भी एक बजट आया था इंटरिम बजट, लेकिन अब दोबारा से आया है क्योंकि नए साल के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। और हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चलता है मार्च से अप्रैल, ये इंडिया में फाइनेंशियल ईयर है। मतलब हमारी सरकार जिस हिसाब से खर्चे करती है वो मार्च से अप्रैल के बीच ही होता है, ठीक है। अब देखो फरवरी में बजट आएगा, मार्च से उस पैसे का यूज़ करने जाएगा, और लास्ट होता है अप्रैल में। अप्रैल के बाद उसको यूज़ नहीं करते, सारा पैसा वापस चला जाएगा सरकार के बजट में। तो विद इन 1 ईयर आपको पैसा यूज़ करना है। सरकार बहुत सारी स्कीम निकाल सकती है, कुछ भी निकाल सकती है। और इस 1 फरवरी से जस्ट एक दिन पहले, इसका मतलब जनवरी के लास्ट में हमारा इकोनॉमिक सर्वे आता है। इकोनॉमिक सर्वे में क्या होता है, रिपोर्ट होती है लास्ट ईयर हम लोगों ने क्या अचीव किया और क्या नहीं अचीव किया। तो इकोनॉमिक सर्वे सरकार का जो लास्ट बजट है उसको एनालाइज करता है, क्या सरकार ने कुछ पाया या नहीं पाया। तो आप कह सकते हो जनवरी के एंड में, या आप कह सकते हो 1 फरवरी से जस्ट पहले कहीं ना कहीं इकोनॉमिक सर्वे भी पेश होता है, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बताता है, समझ आए। अब हम देख लेते हैं कि इस बार के बजट में क्या है। ये बेसिक चीज़ें क्लियर हुई सबको। और बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है, ये भी चीज़ याद रखना। आप लोगों को अगर बोला जाए ना क्या हमारे संविधान में बजट मेंशन है, बजट वर्ड बिल्कुल मेंशन नहीं है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस आर्टिकल में, 112 याद रखना। अब देखो 2024-25 का जो बजट है पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया, और इस बजट को पास करना कंपलसरी है लोकसभा से। और अगर लोकसभा में ये बजट पास हो गया तो माना जाता है सरकार के पास बहुमत है, अगर नहीं पास हुआ तो सरकार को दिक्कत होने वाली है। फिर लोकसभा से ही पास होता है, डिस्कशन के लिए राज्यसभा में भी जाता है। देखो लोकसभा से ही पब्लिक ने चुना है एमपी को, जो हमारे पीएम बने, जो भी मंत्री बने, वो सारे लोकसभा से एक तरीके से हम लोगों ने चुने, इसलिए उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लोकसभा तक रहती है। अगर बोला जाए जो चुनी हुई सरकार है वो किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल है, लोकसभा के प्रति। राज्यसभा में डिस्कशन होगा, पास नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं होगा सरकार को। यहाँ से पास नहीं हुआ तो इशू है, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर यहाँ से पास नहीं हुआ इसका मतलब क्या है, सरकार को मेजोरिटी नहीं है, वैसे ही बैठी है सरकार में, पावर कहाँ है फिर इनके पास। ये सारी चीज़ें एक तरीके से होती हैं। और ये आता कैसे, एक फाइनेंशियल बिल की तरह। और साथ में एक मनी बिल, ठीक है। मनी बिल हमारे पार्लियामेंट में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फाइनेंशियल बिल और मनी बिल के बारे में बोला गया कि भैया ये सारे बिल हम लोग प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल बिल की तरह आता है, मनी बिल की तरह होता है, और पार्लियामेंट से डिमांड करती है सरकार कि भैया हमको इतना पैसा मिल जाए। उसके बेस पर सारी चीज़ें चलती है कि सरकार को इतना पैसा मिल जाए तो सारी चीज़ें अच्छी होगी। देखो अब ये बजट एस्टिमेट 2024-25 सरकार ने आइडिया लगाया है कि हम लोग कितना खर्च करेंगे, और उसके बेस पे देखो ये टोटल रिसीप्ट, सरकार को टोटल कितना रिसीव हुआ है, मतलब इसमें दोनों इंक्लूड है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट।
दोनों हमने बात की थी ना। तो ये दोनों रिसीप्ट सरकार ने बोला लगभग 32.07 लाख करोड़ के आसपास है। देखो एक्यूरेट डाटा आप लोगों से पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बस आप इतना राउंड फिगर याद रखना कि 32 लाख के आसपास है बस। हाँ मतलब 0.7 ये वाला याद भी नहीं रहेगा, इसे अप्रोक्स आप कह सकते हो 30 लाख के आसपास, थोड़ा आसान हो जाता है ना याद करना इसलिए। ऐसे ही हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 48 के आसपास, मतलब आप कह सकते हो 50 के आसपास है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद करने में थोड़ा सा आसान रहता है। ऐसे ही इन्होंने बोला है नेट टैक्स रिसीव। नेट जहां भी वर्ड यूज होता है ना, इसका मतलब उसमें से कुछ चीजें हमें माइनस करनी पड़ेंगी। अब ये जो नेट है इसका मतलब है सरकार ने टोटल जो टैक्स रिसीव किया, मान लेते हैं सरकार ने टोटल टैक्स 100 करोड़ रिसीव किया, लेकिन इस टैक्स को रिसीव करने में सरकार की कॉस्ट भी तो लगी होगी। तो इसमें से हम लोग कुछ कॉस्ट माइनस कर देते हैं जो इसको रिसीव करने में लगी, हम बोलते हैं 10 करोड़। तो एक्चुअल में सरकार को मिला कितना 90 करोड़। समझ आए, ये होता है नेट। तो एक्चुअल में जो भी एक्सपेंडिचर आपके से वसूलने में लगे उसको जब आप माइनस करते हो तो वो आपका नेट कहलाता है। ठीक है, तो जो भी एक्सपेंडिचर या जो भी खर्च आप लोगों के हुए वो सब क्या है नेट। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके सामने बहुत बार आएगी, तो वो सारी चीज़ें आप लोग याद रखना। कि खर्च क्यों नहीं होगा, एम्प्लॉय होंगे जो टैक्स के लिए फाइलिंग करवाएंगे, सरकार ने उनको हायर किया हुआ है, साथ में सरकार ने कोई ऐप बनवाई होगी। कुछ लोग ऐसे होंगे जो टैक्स दे ही नहीं रहे होंगे, उन पर सरकार ने केस किया होगा, वहाँ पे कुछ लोग गए होंगे, फिर उनको पकड़ के लाए होंगे, खर्च नहीं हुआ। ऑफिस वगैरह हुए, जीएसटी वाला है, वो सारी चीज़ें। अब मान लो आप लोग भी यहाँ पे कोचिंग में टैक्स दिए, उसके बाद यहाँ से फाइल होगा, फिर उसके बाद सरकार के पास जाएगा, खर्च नहीं हुआ। हो गया मुस्कान जी, ठीक है, ऐसे खर्च होता है ना। तो सरकार का खर्च होता है बहुत सारी चीज़ों में। ठीक है, बहुत सारे लोग इसके लिए काम करते हैं, तब जाके रेवेन्यू पहुंचता है। तो नेट तभी माना जाएगा जब सरकार ने ये सारी चीज़ें कर ली हो, याद रहेगा अब। तो ये होता है नेट टैक्स रिसीव। अगला आप लोगों को दे रखा है फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट का मतलब कोई बताएगा, नहीं पता किसी को? हाँ पता तो है, याद नहीं आ रहा। पहले हमें याद रखना होगा बजट डेफिसिट। अच्छा डेफिसिट समझ के क्या लग रहा है, नेगेटिव टर्म हो गया पॉजिटिव? नेगेटिव तो बिल्कुल। बजट डेफिसिट जो होता है इसमें क्या होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू सरकार को, रेवेन्यू में दोनों इंक्लूड है। एक तो आप लोगों को याद होगा कौन सा रेवेन्यू, कैपिटल वाला, और साथ में रेवेन्यू रिसीव, दोनों चीजें हमने की थी ना, तो वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड हैं। हाँ टोटल रेवेन्यू या टोटल रिसीप्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, उसमें हम लोग ने देखा रेवेन्यू रिसीप्ट भी और साथ में कैपिटल रिसीप्ट भी। अब मान लेते हैं हम लोग ये हमारा टोटल जो रेवेन्यू या टोटल रिसीप्ट हमने जो किया वो लगभग 200 करोड़ के आसपास है, और हमारे पास जो एक्सपेंडिचर है वो 250 करोड़ के आसपास है। तो इसका मतलब हम लोग -50 में, इसलिए ये डेफिसिट हो गया, इसलिए हम बोलेंगे बजट डेफिसिट। सरप्लस भी हो सकता है। सरप्लस कैसे होगा, जब हमारा टोटल रिसीप्ट ये ज्यादा हो और टोटल एक्सपेंडिचर कम हो। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर एक तरीके से कम हो, तो टोटल रिसीट हम मान लेते हैं 300 करोड़, टोटल एक्सपेंडिचर 250 करोड़, तो 50 करोड़ आपका पॉजिटिव है, इसलिए हम कहेंगे सरप्लस। ठीक है, समझ आया। बजट सरप्लस हो सकता है, बजट डेफिसिट हो सकता है। ऐसे ही आप लोगों का, अब हम लोग अलग अलग पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। हम लोग कह सकते हैं रेवेन्यू डेफिसिट,
या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ आया? अब ऐसे ही हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट, अब हमें क्या करना है, उससे कोई मतलब नहीं जो कैपिटल वाला है, हम लोग सिंपल करेंगे रेवेन्यू रिसीप्ट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब मान लो रेवेन्यू रिसीप्ट हमारा है 50 करोड़, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा 60 करोड़, तो इसका मतलब -10 हो गया, इसलिए ये रेवेन्यू डेफिसिट है। अब रेवेन्यू सरप्लस करना है तो हम लोग मान लेते हैं हमारी जो इनकम है 70 करोड़ और हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो है 60 करोड़, मतलब हमें 10 फायदा हो गया। तो रेवेन्यू रिसीप्ट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बस डिफरेंस ये है, ये प्लस में है इस बार, बस इतना ही डिफरेंस है। समझ आया? तो डेफिसिट का मतलब होता है नेगेटिव और प्लस का मतलब होता है सरप्लस, बस इतना याद रखना। ऐसे ही एक कैपिटल भी हो सकता है। अब ये आप लोग अपने आप ही एक तरीके से निकाल सकते हो। समझ आया? कौन बताएगा कैपिटल डेफिसिट का मतलब क्या होगा? अरे जब तुमने ये फॉर्मूला निकाला, ये निकाला, तो ये भी तो आसान है ना। क्या हो गया कैपिटल बस कैपिटल रिसीप्ट माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर, बस ये माइनस में होना चाहिए। हो गया नहीं? ऐसे ही आप लोग कैपिटल सरप्लस, सबको ये समझ आ रहा है? गोल गोल तो नहीं हो रहा? जल्दी बता दो। ये फॉर्मूला मैंने लिखवा दिए है, इसलिए वैसे एक फॉर्मूला अगर आप जानते हो ना तो फिर आपको कोई दिक्कत भी नहीं होने वाली, बस आगे वही नाम लगाते जाना है, कुछ दिक्कत नहीं होगी। तो ये अगर पॉजिटिव में है तो सरप्लस कहलाता है। अब जो ये टोटल रिसीप्ट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर था ना, अगर इसमें से एक्सपेंडिचर में से हम बोरोइंग माइनस कर दें, मतलब सरकार ने जो कर्ज लिया है वो अगर हम माइनस कर दें तो उसी को हम कहते हैं डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट। समझ आया? मान लेते हैं सरकार की बोरोइंग जो हमने 50 करोड़ निकाला था उसमें से बोरोइंग 10 करोड़ है, तो अगर हम टोटल रिसीप्ट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर में से बोरोइंग माइनस कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, और हमारे देश में दो पॉलिसी चलती है, एक फिजिकल पॉलिसी और दूसरी मॉनेटरी पॉलिसी। सुना है आप लोगों ने इनके बारे में? हाँ, इन दोनों के जो टोटल निकला है ना उसमें से बस बोरोइंग हम मतलब फिजिकल वाले में हम लोग बोरोइंग इंक्लूड नहीं करते। बोरोइंग मतलब उधारी, हमने कहीं से भी उधार लिया है या किसी को उधार दिया है, वो सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं करते बस, क्योंकि एक्चुअल में जो बोरोइंग है ना उससे अभी पता नहीं है आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, और वो वाली चीज़ें तुम्हारे गलत प्रेजेंट कर सकती हैं, इसलिए सरकार ये सारी चीज़ें करती है। समझ आए ये वाला बात? सबको क्लियर हुआ? फिजिकल डेफिसिट तुम्हें क्लियर हुआ सर? लिख रहे हो नहीं? फिजिकल डेफिसिट में जो टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रेवेन्यू का जो होता है ना उसमें से बस बोरोइंग माइनस कर देते हैं, सिंपल लॉजिक है। ठीक है, अगर बोरोइंग या उधारी आप लोगों ने माइनस कर दी तो इसका मतलब आप लोग फिजिकल डेफिसिट पे हो जाओगे। अब देखो हमारे देश में दो पॉलिसी चलती हैं। एक और चीज़ याद रखना, यहाँ पे आपको दो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। एक होता है फिजिकल पॉलिसी, दूसरा होता है मॉनेटरी पॉलिसी। देखो फिजिकल पॉलिसी को चलाने की जिम्मेदारी हमारी गवर्नमेंट की, तो ये जो बजट है ना वो फिजिकल पॉलिसी का पार्ट है, सरकार कर रही है ना, और मॉनेटरी पॉलिसी को चलाने की जिम्मेदारी है आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाँ, मनी रिलेटेड जितना भी काम है वो आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती हुई मिलेगी, उसे कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। और जो भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट करती है उसको हम कहते हैं फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी में क्या आता है? बजट। बजट हमारा फिजिकल पॉलिसी का है। साथ में सरकार ने कभी टैक्स इंक्रीज कर दिए, कभी डिक्रीज कर दिए। मान लो सरकार अगर चाहती है कि लोगों के पास ज़्यादा पैसा ना रहे तो सरकार टैक्स इंक्रीज कर देगी, सरकार चाहती है लोगों के पास ज़्यादा पैसा हो टैक्स को डिक्रीज कर देगी, और उससे फ़र्क पड़ता है मार्केट पे। अगर आप लोगों की इनकम ज़्यादा होगी तो आप ज़्यादा खरीदोगे, अगर आपकी इनकम कम होगी तो कम खरीदोगे, सरकार महंगाई को कंट्रोल कर सकती है।
ऐसे ही आरबीआई करती है, अदर बैंक का ये फादर है, आरबीआई को बोलता है फादर ऑफ ऑल बैंक, सारी बैंक का फादर है, तो इसकी पॉलिसी चलती है। और आप लोगों ने आरबीआई की बहुत सारी पॉलिसी का नाम सुना होगा, जैसे CRR, कैश रिजर्व रेशियो। मतलब हर बैंक को कुछ पैसा रिजर्व में रखना पड़ता है आरबीआई के पास। इन केस वो बैंक फेल हो गई तो, मान लो आप लोगों ने एसबीआई में अपने पैसे डिपॉजिट किए, एसबीआई अगर फ्यूचर में फेल हो जाए, मान लो विजय माल्या जैसा कोई लोन लेके भाग जाए उससे, तो एसबीआई फेल हो सकती है ना, और आपके पैसे का क्या होगा फिर? तो उस टाइम क्या करती है, कुछ परसेंट आरबीआई बोलती है हमारे पास रख दो, और इमरजेंसी जब आपको जरूरत होगी ले लेना। हाँ, वो ये सारी चीजें करते हैं। ऐसे ही होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR। मतलब इनको सरकार का कोई शेयर या डिवेंचर ये खरीदना पड़ेगा, सरकारी पेपर जो होता है, आप लोगों ने स्टॉक मार्केट जो सुना होगा, हाँ, बॉन्ड्स, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, ये सारी चीजें। एक होता है रेपो रेट, सुना है भी? इसमें क्या होता है, जिस रेट पर आरबीआई बैंक को लोन देती है, ये होता है रेपो रेट। अगर सोचो बैंक को ही लोन महंगा मिला तो आपको कैसा देगी, महंगा है सस्ता? महंगा देगी, तो इससे फर्क पड़ता है नहीं। तो इन दोनों पॉलिसी के द्वारा हम लोग मनी के कंट्रोल करते हैं कि कितना सप्लाई हमारे देश में होना चाहिए। ये सारी चीजें किसका है, मॉनेटरी पॉलिसी का है। समझ आया आप लोगों को भी? क्लियर हुए दोनों? याद रखना, बेसिक कॉन्सेप्ट है, पूछे जाते हैं बार बार। तो जैसे ही बजट की बात आएगी तो सारी चीजें आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, किसी को दिक्कत अभी इसमें? ठीक है, तो अब आप लोगों को ये वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा। तो फिजिकल डेफिसिट हमारा होने वाला है 4.9% ऑफ जीडीपी, मतलब लग रहा है लगभग 5% के आसपास हमारा फिजिकल डेफिसिट होगा। इसका मतलब हम लोग खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं और इनकम हमारी कम है। और ये बोल रहा है गवर्नमेंट का गोल है कि नेक्स्ट ईयर में से हम 4.5% के आसपास ले आएंगे। देखो, फिजिकल डेफिसिट जितना कम होना उतना अच्छा होता है, सरकार की वैल्यू इंक्रीज होती है। जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा बेकार लगता है, लेकिन कुछ लिमिट तक होना भी चाहिए, वरना लोगों को फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, अब दो तरह की इन्फ्लेशन भी होती है, महंगाई या महंगाई। देखो, एक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन, दूसरा होता है कोर इन्फ्लेशन। ठीक है, दो तरह की महंगाई आप लोग याद रखना, एक हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है, दूसरा क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन वो है जिसमें सारे हम प्रोडक्ट और सर्विस को इंक्लूड करते हैं, ऑल, कोई भी चीज हो वो सब इसमें इंक्लूड होता है। कोर वाले में क्या करते हैं हम लोग, फ्यूल और फूड, इन दोनों को एलिमिनेट कर देते हैं। हाँ, इन्फ्लेशन का सिंपल सा मतलब होता है किसी भी चीज के प्राइस राइज होना या डिक्रीज होना, या आप लोग, हाँ, मनी की वैल्यू कम होना, या ज्यादा भी हो सकती है। डिफ्लेशन हुआ तो बढ़ सकती है और इन्फ्लेशन हुआ तो कम हो सकती है, बस यही होता है। मतलब सिंपल वर्ड्स में आप लोग समझो, मान लो 100 रुपये में 2023 के अंदर आप लोग 10 पार्ले जी खरीद पा रहे थे। ठीक है, 2023 के अंदर आप लोग 10 पार्ले जी खरीद पा रहे थे, मतलब 10 रुपये पर यूनिट कॉस्ट थी। लेकिन जैसे ही आप लोग 2024 में पहुंचे तो 2024 में अब पार्ले जी आप लोग खरीद पा रहे हो 100 रुपये में 8। इसका मतलब मनी की वैल्यू कम हो गई। यही होता है इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इन्फ्लेशन की वजह से आप लोग जो प्रोडक्ट है या जो परचेजिंग पावर है मनी की वो कम हो जाती है। सिंपल लॉजिक यही होता है। और इसके दो टाइप होते हैं, एक हेडलाइन इन्फ्लेशन, दूसरा कोर इन्फ्लेशन। देखो, हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या होता है, फ्लक्चुएशन होता है, जैसे फ्यूल और साथ में फूड, इनके प्राइस कई बार घटते बढ़ते रहते हैं। जैसे प्याज एक महीने महंगी हो गई, अगले महीने सस्ती हो गई।
ऐसे आप लोगों ने देखा ना, ऐसे टमाटर के प्याज बढ़ते, ऐसे ही फ्यूल के साथ होता है। अगर गल्फ कंट्री वाले तेल ज़्यादा निकाल रहे हैं तो हमारे सस्ता मिलेगा तेल, अगर वहाँ पे युद्ध हो गया तो हमारे यहाँ तेल की सप्लाई नहीं होगी, दिक्कत हो जाएगी ना, महंगा हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको चलती हुई मिलेंगी, समझ आया। एक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन और दूसरा है कोर इन्फ्लेशन। तो कोर इन्फ्लेशन में बस हमें हेडलाइन इन्फ्लेशन में से ये माइनस कर देते हैं, कोर इन्फ्लेशन निकल आता है। हेडलाइन इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन में से आप फ्यूल और साथ में फूड, इनकी प्राइस की कॉमोडिटियों को आप माइनस कर दो और कोर इन्फ्लेशन आपका आ जाएगा। ज़्यादातर हमारी सरकार इस पर ही ध्यान देती है, कोर पर, ठीक है। और हमारी आरबीआई ने एक टारगेट लगा रखा है, वैसे हम इन्फ्लेशन को 4 रखेंगे लेकिन ±2 भी होगा, ठीक है। मतलब 4 के आसपास रखेंगे हम लोग, लेकिन कभी प्लस होगा तो 6 हो सकता है, इससे ऊपर नहीं जाने देंगे, माइनस होगा तो 2 होगा, इससे नीचे नहीं जाने देंगे। बिल्कुल, अगर इन्फ्लेशन होगा तो इसका मतलब नई नई कंपनी खुलेंगी, इन्फ्लेशन नहीं होगा तो नई नई कंपनियां नहीं खुलेंगी। इन्फ्लेशन नहीं, इसका मतलब लोग कम खर्च कर रहे हैं, और इन्फ्लेशन है तो इसका मतलब लोग ठीक ठाक खर्च कर रहे हैं, लेकिन इतना भी ज़्यादा ना हो जाए कि गरीब लोग ही बीच में से हट जाएं, हेलमेट भी हो जाएंगे ना, महंगाई ज़्यादा होगी तो। बिल्कुल, सब चीज़ के लिए इन्फ्लेशन जरूरी है, इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्फ्लेशन इस वजह से हो रहा है ना कि नई कंपनी खुली, उसने सैलरी दी लोगों को, लोगों ने सैलरी खर्च कर दी, सिंपल लॉजिक है। अगर लोगों को सैलरी नहीं मिलेगी तो भैया खर्च कहाँ से करेंगे, डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए ये सारी चीज़ें, थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन जरूरी है, समझ आए वाला। तो ये वाला लिख लेना, आप लोग लिख लिया सबने, हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें देखेंगे। तो सरकार ने इन्फ्लेशन को स्टेबल रखने की बात की है, 4.4% टारगेट उन्होंने रखा है, और साथ में ये देखो आपको दिख रहा है कोर इन्फ्लेशन, नॉन फूड नॉन फ्यूल, इनको हम हटा देते हैं, ठीक है, इनको इंक्लूड नहीं करते। और कोर इन्फ्लेशन हमारी कितनी रही है, 3.1, और ये है हेडलाइन इन्फ्लेशन, समझ आए। हेडलाइन इन्फ्लेशन हमेशा ज़्यादा होती है कोर इन्फ्लेशन से, बस इतना याद रखना। अगला आप लोगों को दे रखा है, इस बजट की थीम क्या है, एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमई और मिडिल क्लास, ठीक है। ये हमारी इस बार की बजट की थीम है, तो आप लोगों से बजट की थीम भी पूछी जा सकती है, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद आप लोगों को स्कीम दे रखी है सरकार ने, कौन कौन सी स्कीम को, पहली बार ईपीएफओ, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, ठीक है, ईपीएफओ आप लोगों ने सुना होगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये एक तरीके से कहीं ना कहीं सरकार एक तरीके से रखती है। जॉब क्रिएशन एंड मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट टू एम्प्लॉय, न्यू सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, और साथ में न्यू स्कीम इंटर्नशिप। इंटर्नशिप आप लोगों ने सुना होगा ना, ट्रेनिंग, मतलब कुछ लोगों को, हम यूथ लोगों को ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिल रही है ना, तो अगर उनको साथ साथ ट्रेनिंग मिलती रहेगी तो सारी चीज़ें अच्छी रहेगी। और विकसित भारत बनाने के लिए सरकार ने बोला है 2047 तक हम इंडिया को डेवलप कंट्री बनाएंगे, तो इंडिया डेवलप कंट्री बनेगा, उसके लिए इन्होंने ये सारी चीज़ें की हैं, इन चीज़ों पे हम ध्यान देंगे, ये सारी चीज़ें सरकार ने बोली है, ठीक है। साथ में सरकार ने एग्रीकल्चर में बोला है, एग्रीकल्चर में हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, पैसा ज़्यादा इनकी क्या है, क्योंकि बच्चे जो एग्रीकल्चर में फार्मर लगे हुए हैं वो फ्रस्ट्रेशन में। और साथ में सरकार ने बोला है एम्प्लॉयमेंट स्किलिंग, बहुत सारे लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, उसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे, प्रधानमंत्री स्किल योजना जो चल रही है, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, उनको और ज़्यादा प्रमोट करेंगे। और साथ में स्किल डेवलपमेंट, सब लोगों का स्किल डेवलपमेंट हमारा होगा। और साथ में जो भी कुछ पैसा लेना चाहते हैं या कुछ कंपनियां हैं जो स्किल देने के लिए कुछ पैसा खर्च करना चाहती है, वो सरकार से लोन ले सकते हैं, समझ आए वाला। तो ये आपका बजट वाला रहा है, ये वाला एपिसोड यहीं तक रहेगा।